मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिससे साइंस के प्रति आपका विश्वास और तेज बढ़ने लगेगा। आज के इस सेशन में आप जानने वाले हैं जीनोम एडिटिंग के बारे में, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के बारे में, और यदि ये सक्सेसफुल रहती है तो क्या आने वाले समय में जीव का विलुप्त होना कोई बड़ी खबर नहीं होगी, क्योंकि साइंस तो उसे वापस ले ही आएगी। विस्तार से सारी चीजों पर चर्चा होगी, क्योंकि फिलहाल चर्चा है अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक कारनामे की, जिसमें उन्होंने लगभग 10-12 हजार साल पहले रहने वाले एक जीव को वापस पैदा कर दिया है। तो क्या वही मरा हुआ जीव वापस पैदा हो गया है या कोई और? आज के सेशन में विस्तार से इसे जानते हैं, क्योंकि खबर तो यही बन रही है, एक भेड़िया जिसे डियर वुल्फ के नाम से जाना जाता है, ये वापस लौट आया है 13,000 साल बाद। अब एक भेड़िए का दोबारा आना आपके मन में अब तक कई प्रश्न खड़े कर चुका होगा। पहला ये कि साहब भेड़िया वापस लौट आया है, आपके सुनने में ऐसा लग रहा है कि यही वापस जिंदा हो गया है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, जी नहीं, इसको जिंदा नहीं किया गया है, इसकी वजह से नए भेड़िए को जन्म दिया गया है। अब जब भेड़िया विलुप्त ही हो गया, धरती पर हुआ ही नहीं करता था, तो फिर यह पैदा कैसे हो गया है? तो आज के सेशन में इस बात को हम डिटेल में समझने वाले हैं। चर्चा है एक भेड़िए की जिसका नाम है डियर वुल्फ। वुल्फ यानी भेड़िया, और ये डियर या डायर जो भी आपको पढ़ना है, डायर वुल्फ, ये पैदा हो गया है, जिसका बायोलॉजिकल नाम है कैनिस डायरस। ये काम टाइम्स मैगजीन की हेडलाइन बना है, जिसमें उन्होंने 10,000 साल लिखा है कि 10,000 साल पहले यह गायब हुआ था, अब यह पैदा वापस होकर आया है। हेडलाइंस बनी है नो लॉन्गर एक्सटिंक्ट। तो कहीं 10,000 साल, कहीं 13,000 साल, कहीं 12,000 साल, आप मेरी ना आपकी टाइप से 10,000 साल लेकर चलते हैं। 10,000 साल पहले भी अगर था तो अब यह वापस आया है, और इसको जन्म देने वाली जो कंपनी है जिसने ये सारा काम कर दिया है, उसका नाम है कोलासल। कोलासल नाम की कंपनी ने जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए इसे वापस से जन्म दिया है। डायर के द्वारा या डायर वुल्फ का ये जो जन्म है, जो 12,000 साल 10,000 साल बाद हुआ है, ये इस समय बायोलॉजिकल साइंसेज में एक बड़ा चमत्कार माना जा रहा है। डलास की एक कंपनी है, बायोटेक कंपनी कोलासल बायोसाइंसेज, जिसने पुराने डीएनए को क्लोनिंग और जीन एडिटिंग तकनीक के माध्यम से विलुप्त हुए प्रजाति के 3 शावकों को जन्म दिया है, जिनमें से 2 नर हैं और 1 मादा। ये आपके सामने है। 1 अक्टूबर 2024 को इनका जन्म हुआ था। जनता के सामने इन्हें अब लाया गया है। तस्वीरों में जिन्हें आप कूकते हुए देख रहे हैं, ये डायर वुल्फ हैं, जिनकी बचपने की अभी आवाजें आपको सुनाई दी जा रही हैं। कोलासल बायोसाइंसेज के द्वारा इनका वीडियो और इनके बारे में दुनिया को जानकारी बड़ी ही गुप्त तरीके से रखी गई थी। जब ये सक्सेसफुली बड़े होने लगे, इनके सारे की सारे जितने भी जीनोम्स हैं उनका प्रॉपर अध्ययन होने लगा, तब जाकर इसके बारे में बताया। कंपनी ने प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्म करते हुए बताया कि हमने इसे कैसे विकसित किया। वैज्ञानिकों के द्वारा बकायदा ये जानकारी दी गई कि हमने इसे बनाने के लिए 11,500 साल पुराने मिले एक जीवाश्म को, एक फॉसिल को, साथ ही साथ 72,000 साल पहले का कोई जीवाश्म जो मिला था, उन 2 जीवाश्मों को मिलाकर उनमें से डीएनए कलेक्ट किया गया, डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया। इनके जन्म से लेकर अब तक की तस्वीरें बकायदा यूट्यूब पर इनके द्वारा साझा की गई हैं, जिसमें से 2 नर हैं और 1 मादा है। एक का नाम रोमुलस रखा गया है, एक का नाम रीमस रखा गया है। 1 अक्टूबर 2024 को ये दोनों जन्म लिए थे। साथ ही साथ में खलीसी जो कि मादा है, इसका जन्म अभी 3 महीने पहले ही हुआ है। तो इस प्रकार से रोमुलस, रीमस और खलीसी, ये 3 जीव इन्होंने उस समय के प्राप्त कर लिए हैं। इस घटना को इलॉन मस्क ने भी साझा किया। यह अपने आप में एक बड़े अचीवमेंट की तरह देखा गया। कंपनी ने अपने बारे में यह बताया कि यह वो भेड़िया था जो कभी उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में मिलता था, जहां बहुत बर्फ हुआ करती थी। भेड़ियों की श्रेणी में सबसे बड़ा भेड़िया इसे माना जाता था। यह मांसाहारी भेड़िया हुआ करता था, लेकिन बर्फ के घटने से, बर्फ के जगह पर मैदानों के आने से यह भेड़िया धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होता चला गया, विलुप्त हो गया। लेकिन इसके जो अवशेष मिले, वैज्ञानिकों ने उन्हें इकट्ठा करके उनमें से जीन निकाल के इसको पुनः पैदा कर दिया है।
इसकी तकनीक क्या रही, कैसे ये सारा काम हुआ, ये आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये एंशियंट स्पीसीज थी जिसे वापस से लाया गया है। डायर वुल्फ जो है एक असली जानवर था जो आज से हजारों साल पहले हुआ करता था। इसमें से जो नाम यूज किया गया है, जो थैनीसी नाम रखा गया है, वो असल में गेम ऑफ थ्रोन नाम की एक मशहूर सीरीज रही है, उसमें एक किरदार है, उसके नाम को ध्यान में रख करके रखा गया है। डायर वुल्फ के बारे में कहा जाता है कि इसका शरीर बहुत ताकत वाला होता है, इसकी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। इस भेड़िए का रोल, मैंने तो गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है, लेकिन जिन्होंने देखा है या फिर जो न्यूज में जानकारी है कि ये उस समय दिखाया गया था, आइस एज टाइम का ये भेड़िया है जो कि सबसे बड़ा भेड़िया माना गया, और उस भेड़िए को इस फिल्म मतलब इसका धारावाहिक में शो किया गया था। तो डायर वुल्फ जो है ये मांसाहारी भेड़िया है, ग्रुप में रहता है, आइस एज के समय पर पाया जाता था लेकिन विलुप्त हो गया। अब जो भेड़िए पाए जाते हैं वो ग्रे वुल्फ हैं। तो डायर वुल्फ ठंडे इलाकों में पाया जाने वाला भेड़िया था जो कि टेम्परेट रीजन से ऊपर फ्रिजिड जोन में पाया जाता था, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के ऊपर के हिस्सों में, और दक्षिण के अंदर भी ठीक इसी प्रकार से अंटार्कटिका वाले साइड की तरफ। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से, मैदानी क्षेत्रों के बढ़ने से यह विलुप्त हुआ, और दूसरा जो भेड़िया उसके स्थान पर मिलना शुरू हुआ, दैट इज ग्रे वुल्फ। तो ग्रे वुल्फ जो आज आपको दिखता है, भेड़िया जो भूरे कलर का होता है और डायर वुल्फ सफेद रंग का होता है, तो ग्रे वुल्फ आज भी मौजूद है और ये 30 से 50 किलोग्राम वजन का होता है। वही डायर वुल्फ का वजन भी अधिक होता था और इसके जबड़ों में और मांसपेशियों में अधिक ताकत होती थी ताकि ये हड्डियों को चबा सके। अगर वुल्फ की हाइट के हिसाब से कंपैरिजन देखा जाए तो एक हस्की डॉग से ऊपर ग्रे वुल्फ होता है, उससे ऊपर डायर वुल्फ होता है। डायर वुल्फ की लेंथ भी 7 फीट तक जाती है। तो वर्तमान में आज भी ग्रे वुल्फ जिंदा हैं, मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन सवाल बना कि साहब ये विलुप्त क्यों हुए थे जब इतने ही शक्तिशाली थे? तो बस यही कहा गया कि बर्फीले युग के अंत के साथ साथ बढ़ते तापमान में ये अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए और ये विलुप्त हो गए। तो फिर इनको बना कैसे लिया गया? तो इसके बारे में एक बहुत जटिल प्रक्रिया है जो इन्होंने पालन की। उस प्रक्रिया में इन्होंने क्रिस्पर कैस9 तकनीक का उपयोग भी किया। असल मायने में पता चला कि इनको एक जीवाश्म में इस तरह की स्कल मिली थी, एक ऐसा डायर वुल्फ का बोन मिला था। उस बोन को, मतलब भाई जैसे आज के समय में इतने हजार साल पुराना कोई बोन इन्हें मिल गया, उस बोन से इन्होंने डीएनए सैंपल निकाले और उन डीएनए सैंपल्स को ही रीजनरेट किया गया, और उसको करने में इन्होंने कुत्ते के अंडे का उपयोग किया और इन्होंने ग्रे वुल्फ का उपयोग किया। कुत्ते के अंडे के अंदर इस जीनोम को बड़ा किया गया और कुत्ते के अंडे से ही इसको बड़ा करके बनाया गया। मतलब कुल मिलाकर के वैज्ञानिकों ने एक जीवित ग्रे वुल्फ के ब्लड सेल्स को लिया और उसके अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से क्रिस्पर कैस9 तकनीक का उपयोग करते हुए उसमें बदलाव किया। फिर एक घरेलू कुत्ते के अंडे में उसे ट्रांसफर किया गया और भ्रूण तैयार होने के बाद उसे घरेलू कुत्ते के गर्भ में पाला गया। तो कुछ इस तरह की तकनीक बनाई गई कि आज मार्केट में उपस्थित जो ग्रे वुल्फ है, उस ग्रे वुल्फ और इस डायर वुल्फ में जो जीन का अंतर था, जैसे आज मैं और आप ये कहीं ना कहीं जीनोटाइप और फिनोटाइप में कुछ डिफरेंस रखते हैं। हो सकता है कि मेरे विशिष्ट रूप के, विशिष्ट आकार के, विशिष्ट कलर कोड के पीछे का कोई जीन जिम्मेदार हो। ऐसे ही मेरा और किसी पालतू जानवर का, इनके जीन में अंतर हो सकता है। तो जीनों के जीनोटाइप से फिनोटाइप जो हम दिख रहे हैं ये प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने किया ये कि इस पूरे जो विलुप्त जाति थी इसका जीनोम सीक्वेंस पता किया और फिर मालूम किया कि ग्रे वाला जो वुल्फ है उससे कितना डिफरेंस है। दोनों के डिफरेंस को प्रॉपर मेजर किया गया और मेजर करके ग्रे वुल्फ के ही एग में इस जीनोम को ट्रांसफर किया गया। मतलब ये जो जीन है जिसकी वजह से डायर वुल्फ हुआ होगा, उस जीनोम को डेवलप करके अंडे के जीनोम को बदल दिया गया और इसे डाल दिया गया। पहला एक कार्यक्रम ये हुआ। फिर उस अंडे को कुत्ते में ट्रांसफर किया गया। तो कुत्ते के अंदर एक सैरोगेट मदर वाली, मतलब उसका उपयोग किया गया कुत्ते को, वहां से फिर इसका जन्म होकर आया। तो प्रॉपर एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से इसका जन्म होकर आया है। इसके अंदर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
बायोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो बेहतर है, टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ते हैं तो भी बेहतर है। आज के जमाने में ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन हो चुके हैं। जीनोम एडिटिंग क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, क्रिस्पर कैस9 तकनीक क्या है, इस पर आजकल सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। खैर, फिलहाल के लिए जीनोम एडिटिंग पर थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि ग्रे वाले वुल्फ के अंदर जो फीचर्स ऐसे हैं जो डायर वुल्फ में नहीं हैं, उन फीचर्स को पहले मालूम किया गया और उन फीचर्स को प्रॉपर निकालकर ग्रे वुल्फ के अंदर ऐड कर दिया गया। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि ये डायर वुल्फ को रीजनरेट नहीं किया गया है, बकायदा जो ग्रे वुल्फ था उसको मॉडिफाई किया गया है। जी हां, आप इसमें कंसेप्चुअली क्लियर हैं, कंसेप्चुअली करेक्ट हैं कि जो ग्रे वुल्फ था उसके जीनोम में परिवर्तन किया गया है डायर वुल्फ के जीनोम को डाल करके। ठीक है, इस प्रक्रिया में जीन को एडिट किया जाता है। ये आसान रूप से ऐसे समझिए कि ये लाइन लिखी हुई है, मान लीजिए इस लाइन में से मुझे ये शब्द पसंद नहीं है तो इसको हटाना है और इसकी जगह कुछ और लगाना है, तो ये एडिटिंग हुई लाइन के अंदर। ऐसे ही जो जीनोम हमारे होते हैं, जीनोम का मतलब जीन का जो सीक्वेंस जो हमारा है, उसकी वजह से कोई फीचर निकल कर आ रहा है, हमें वो सीक्वेंस पसंद नहीं आ रहा है, हमने उस जीन टाइप को वहां से हटाया, उसकी जगह दूसरा जीन टाइप लगा दिया। ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही टफ होता है। इसमें तकनीकी बहुत ज्यादा उपयोग में आती हैं, जिसके माध्यम से जीन के सीक्वेंस को बदलने के लिए तकनीकी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जीनोम एडिटिंग का बाकायदा इसमें उपयोग किया गया और जीनोम एडिटिंग के वजह से इसके अंदर जो कटौती की गई उसमें क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग का उपयोग किया गया। ऐसे में लोगों के मन में जिज्ञासा है कि ऐसे बहुत से जीव जो बायोलॉजिकली एक्सटिंक्ट होते चले गए, उनके जीन्स को आज के जीनोम एडिटिंग के माध्यम से रीडेवलप करके पुरानी प्रजातियों को वापस लाया जा सकता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।